कल हम जो पढ़ रहे थे, पहले तो बताओ कल जो पढ़ा था वो समझ में आया या नहीं आया? अच्छे से आ गया? पूरा क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई सवाल तो नहीं पूछना किसी भी तरह का? बहुत बढ़िया। अब कल हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन कर रहे थे कि ये आखिर जो कल ये 3 बातें हमने डिस्कस की थी। मैंने कल कहा था कि आप लोगों ने तो फिर भी पॉजिटिवली काफी अच्छा बताया, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने बताई जो कि सामान्य तौर पर लोगों को नहीं पता होती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी लॉ को बनाने का जो राइट है वो संसद को क्यों दिया गया है, सरकार को क्यों नहीं दिया गया? संसद को क्यों दिया गया, सरकार को क्यों नहीं दिया गया, जुडिशरी को क्यों नहीं दिया गया? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है। इसका जवाब तो खैर काफी हद तक आप लोगों ने पहले ही दे दिया था कि जुडिशरी का जो काम है या सरकार का जो काम है, क्या हो गया, एक मिनट रुकना बेटा जरा। तो ये तीनों में क्यों डिवाइड किया गया? मैं एक बार के लिए हटा रहा हूं ये वाला, ठीक है ना, ये सब हटा रहा हूं यहां से। हमारे इंडिया में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। जनरली हर कंट्री में ऐसा ही होता है, हमने भी कुछ नया नहीं करा, बाकी सब कंट्रीज में भी ऐसा ही है, तो हमने भी वही फॉलो करा। क्या स्ट्रक्चर बनाया हम लोगों ने? हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि ये संसद कैसे बनती है। संसद में ये जो लोग हैं 544, ये 544 ये वो लोग हैं सेलेक्टेड बाय पीपल। ये तो आपने कल मुझे बता ही दिया था, सेलेक्टेड बाय पीपल। लेकिन ये सारे के सारे किसी एक पार्टी के हो ऐसा नहीं होता है, किसी भी पार्टी से। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 544, ये जो 544 है इसका डिवाइडेशन है। डिवाइडेशन कैसे कि राजस्थान से 40 सांसद आएंगे या 15, मुझे नहीं पता, मैं एक रैंडम फिगर बोल रहा हूं, तो आप ये मत समझिएगा कि 40 ही, ठीक है ना। तो मान लीजिए राजस्थान से उन्होंने बोले 15 सीटें राजस्थान की हैं, 25 सीटें महाराष्ट्र की हैं, मतलब 52 सीटें मध्य प्रदेश की हैं, 13 सीटें उत्तर प्रदेश की हैं। ऐसे इन्होंने डिवाइड कर रखा है। और आपको अभी पता होगा थोड़े दिनों बाद में अगले साल में बड़ा भयंकर वाला परिवर्तन होने वाला है। अगले साल आप जो देखेंगे ना वो अपने आप में बड़ा खतरनाक होगा, 2024। क्यों? क्योंकि अभी हमारे 544 एमएलए हैं, एमपी हैं, अगले साल लगभग 913 हो जाएंगे। ये पता है आपको? नहीं पता? ये तो पता है ना, नया संसद भवन बन रहा है, ये पता है ना। जबकि पुराना संसद भवन कभी देखा है आपने? कभी जाना देखने, आपको देख के लगेगा कि यार क्यों बना रहे हो नया। मतलब वो संसद भवन नहीं है, वो अपने आप में पैलेस है, पैलेस, महल जिसे बोलते हैं ना, महल, वो महल है अपने आप में। आप जब जमीन पे चलोगे ना तो आप जमीन में अपनी शक्ल देख के बाल बना सकते हो। आप इतना फाइन ग्रेनाइट लगा हुआ है उसके ऊपर, मतलब ऐसे जमीन में देखकर आप बाल बना सकते हो आप। पैलेस, उसको आप सामान्य मत समझो, शानदार, बहुत शानदार अंदर से, और उसकी मेंटेनेंस इतनी खतरनाक है, गजब। तो लोगों को बड़ा मन में आ रहा है कि आखिर फिर नया क्यों बना रहे हो। तो मोदी जी ने थोड़ा सा विचार बदल दिया, बोले 544 एमएलए एमपी कम है, क्योंकि ये तब के थे जब जनसंख्या हमारी 50 करोड़ थी, अब हो गई 150 करोड़, तो प्रोपोर्शनली भरने भी तो चाहिए ना। तो जो नया संसद भवन बनाया जा रहा है उसको बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अब 2024 के इलेक्शन से पहले पहले हमारे देश में सांसद जो होंगे ना वो 913 होंगे लगभग। ये मैं आपको गुप्त सूचना दे रहा हूं, ये आपको कहीं और से नहीं मिलेगी। ये गुप्त सूचना जो है मेरा अपना स्वयं का आकलन है, किसी टीवी चैनल पे, किसी न्यूज पे कहीं नहीं मिलेगी, सीधा आपको 2024 में मिलेगी। आप खैर, ये हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारा कुछ और है। ये 544 लोग जो है, जैसे राजस्थान से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 15 सीटें, अब 15 सीटों में जैसे फॉर एग्जाम्पल जयपुर लोकसभा क्षेत्र सुना होगा ना आपने ऐसा, कोटा लोकसभा क्षेत्र, भरतपुर लोकसभा क्षेत्र। अब जयपुर लोकसभा क्षेत्र की एक सीट है, इस एक सीट पर कौन खड़ा हो सकता है? कांग्रेस का व्यक्ति भी खड़ा होगा, भाजपा भी खड़ा होगा, आप पार्टी का भी खड़ा होगा, कोई बसपा का भी खड़ा होगा, पता नहीं किसी भी पार्टी का खड़ा हो सकता है। उम्मीदवार तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जीतेगा तो एक ही ना। अब जो जीतेगा वो किस पार्टी का होगा? वो तो किसी भी पार्टी का हो सकता है। जैसे ही वो जीत गया ना, वो संसद में पहुंच जाएगा सांसद बन के, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 544 जो एमपी है संसद के अंदर, वो सारे के सारे सेम पार्टी के थोड़ी ना है, लेकिन वो पीपल चूजन, सॉरी, इलेक्टिव पोजीशन है जो कि चूजन बाय पीपल है, राइट। अब जयपुर के या जयपुर के आसपास के जो भी लोकसभा क्षेत्र के अंदर लोग आ रहे हैं, उन सबका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो एक आदमी है। आगे जैसे अपने जयपुर से वो है, क्या नाम है, रामचरण बोहरा, ही इज द लाइक एमपी फ्रॉम जयपुर लोकसभा क्षेत्र, है ना। अब यहां पे जयपुर और आसपास के एरिया के जितने भी लोग हैं उनको सबको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? रामचरण बोहरा रिप्रेजेंट कर रहा है। कहां पर? संसद के अंदर, राइट। वो भाजपा का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है। इस 544 में से जिसकी मेजॉरिटी होती है उसकी सरकार बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल 544 का मेजॉरिटी कितना आएगा? 272 प्लस यानी 273।
जिस पार्टी के 273 प्लस एमएलए एमपी होंगे ना, उसकी सरकार बन जाएगी। तो अगर इस समय हमारे इंडिया के अंदर जो भाजपा है उसके सबसे ज्यादा एमपी हैं, इसलिए सरकार उसकी बनी हुई। लेकिन ये 544 लोगों को चूज तो देश के लोगों ने ही करा ना। हाँ सर बताएं, आपकी है अगली वाली है आपकी सर, फाइनल में होगी ना। तो ये 544 लोगों को लोगों ने रिप्रेजेंट करा, मेजॉरिटी जो है वो सरकार बना लेगी। पर लोगों ने तो सरकार को नहीं चुना ना, ये ध्यान दीजिएगा, सरकार लोगों ने नहीं चुनी। हमको गलत फहमी की सरकार हमने बनाई, हमको गलत फहमी कि हमने मोदी जी को चुना। अरे आपने मोदी जी को नहीं चुना, आपने तो अपने एरिया के एमपी को चुना है। अगर केंद्र में 544 लोगों में से मेजॉरिटी लोग भाजपा के हैं तो वो भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस के तो कांग्रेस की कई बार होता है किसी के भी मेजॉरिटी नहीं होती, तो फिर क्या बनता है, बहुमत की सरकार बनती है ना। किसी की भी हो सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी किसी की भी नहीं है। 272 चाहिए हमें। अब मान लीजिए भाजपा के 200 ही सांसद है, कांग्रेस के 140 है ना, आप पार्टी के 13 है, तो फिर ये क्या करते हैं, गठबंधन की सरकार बनाते हैं। सुना होगा ना आपने, गठबंधन की सरकार। तो अभी भाजपा क्या करेगी, उसको 273 लोग चाहिए कम से कम, तो फिर वो निर्दलियों के पास जाएगी, कांग्रेस के पास या किसी भी पार्टी के भी, तुम अपना समर्थन हमें दे दो। जैसे कांग्रेस वहां महाराष्ट्र में सरकार बनी हुई है ना, वहां पे 3 पार्टीज की सरकार मिलाकर बनी हुई है, वो ऐसी तो बनी हुई है, शिवसेना की, कांग्रेस की और एनसीपी की, सबकी मिलाकर बनी हुई है सरकार। अब हमने कहा कि जो सरकार चूज हुई तो मेजॉरिटी से हुई, लेकिन मेरे क्षेत्र से तो मान लीजिए मैंने तो कांग्रेस को वोट दिया था और हमारे एरिया से ओम बिरला जीत गया, ओम बिरला कांग्रेस का उदाहरण के तौर पे, ठीक है, या रामचरण बोरा है वो कांग्रेस का है, तो मैं तो चाहता हूं रामचरण बोरा एक्ट बनाए, क्योंकि मेरा रिप्रेजेंटेटिव तो वही है ना। अगर आपने ये अधिकार उन 272 लोगों को या वो जो सरकार है उसको दे दिया तो बाकी एमपी के तो होने का मतलब ही खत्म हो गया। यानी वो एमपी जिस जिस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस एरिया के लोगों की तो आपने सुनी नहीं ना एक्ट बनाते समय, तो फिर फायदा क्या हुआ। समझ गए मेरी बात। यानी 544 में से अगर 300 लोग भाजपा के हैं और भाजपा की सरकार बन गई और एक्ट बनाने का अधिकार अगर भाजपा को दे दिया, यानी सरकार को दे दिया, तो आपने तो 300 लोगों की सुनी। अब वो 300 लोग जिस जिस एरिया से हैं उस एरिया के तो सारे लोगों की बात आपने रख दी, लेकिन जो 244 लोग जिस एरिया से, उन एरिया के लोगों की तो आपने बात ही नहीं सुनी, यानी उनको तो एक्ट बनाने में आपने इन्वॉल्व ही नहीं करा। तो ये तो गलत बात है ना। इसलिए एक्ट बनाने का पावर हमने किसको दिया, एक्ट बनाने का पावर दिया हमने संसद को। एक्ट इज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। ये जरूरी था। इसका मतलब है कि होल कंट्री इज मेकिंग एक्ट, होल कंट्री इज मेकिंग एक्ट। आई बात समझ में, होल कंट्री इज मेकिंग एक्ट। सिर्फ एक जना नहीं बना रहा है या सरकार नहीं, अगर दे देंगे ना तो मोदी जी तो देश को ले डूबेंगे भाई साहब। नहीं, अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, अपने को कोई दिक्कत नहीं है, पर वो तो वो सारे एक्ट बना देंगे जो उनको अच्छे लगते हैं। तो हमने कहा नहीं, सरकार को नहीं, क्योंकि सरकार हमेशा क्या करेगी, जो उसको आज भाजपा को अगर दे देंगे राइट, या सरकार को, भाजपा सरकार है इस समय, तो भाजपा तो वो एक्ट बनाएगी जो उसको अच्छे लगते हैं, और जानबूझ के वो एक्ट नहीं बनाएगी जो कांग्रेस लोगों के फेवर में होगा भले ही, लेकिन कांग्रेस को अच्छे लगते हैं ना और भाजपा को नहीं लगते, बनाएगी नहीं एक्ट। तो हमने क्या बोला, एक्ट बनाने का राइट पार्लियामेंट, इसलिए उन लोगों से भी पूछना पड़ता है जो सरकार में नहीं है। यानी आज अगर आप देखो कितने सारे एक्ट पेंडिंग पड़े हुए ना, अभी ये नहीं है ना, ये पेंडिंग क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस विरोध कर रही है, क्योंकि अदर पार्टीज उसका क्या कर रहे हैं, अपोजिशन कर रहे हैं। अभी वो अपोजिशन करेंगे तो आप नहीं लेकर आ सकते, जिसके अंदर एक कौन सा वाला है, लोकपाल बिल भी है, अटका पड़ा है ना लोकपाल बिल, आज तक पास, पता है आपको, लोकपाल बिल आज तक भी पूरा पास नहीं हुआ। इसके अलावा बहुत सारे हैं, एनआरसी है, उसको अटका रखा है अभी, क्योंकि कांग्रेस पास नहीं होने दे रही। अगर भाजपा कर सकती होती तो भाजपा तब तक लाल हुआ के नक्की कर देती, खत्म कहानी, लेकिन नहीं कर सकती आप। अब फिर पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया, तो पार्लियामेंट में जो 544 लोग बैठे, क्या वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं, अब एक्ट बनाने के बाद इसको इंप्लीमेंट करने की बारी आती है। इंप्लीमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने संसद के ऊपर नहीं डाली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन गवर्नमेंट। यानी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट इज अंडर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करेगी गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करती है। यानी गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं गवर्नमेंट के हाथ में है, लेकिन गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं है। जो भी डिसाइड होता है वो कहां से होता है, इसलिए तो साल में 4 बार संसद का सत्र बुलाया जाता है।
सुना होगा ना, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, ऐसे साल में 4 बार संसद बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि सारे के सारे प्रोविजन कहां बनते हैं? संसद। सरकार का काम खाली एग्जीक्यूशन का है, तो सरकार के हाथ में बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। अगर सरकार के हाथ में दे देते ना, तो जिस पार्टी की सरकार बनती ना, वो धूम मचा देती। फिर वो फिर तो गुंडागर्दी भी चलती। लेकिन हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं। अब जब तक ये बैलेंस बना रहेगा ना, क्योंकि देखो विरोधी भी है, यानी अपोजिशन पार्टी भी है, और जो सरकार जिसकी है अभी, राइट, वो भी है। अगर ये कुछ गलत करते हैं तो ये रोक लेते हैं, ये कुछ गलत करते हैं तो ये रोक लेते हैं। ये तभी हो पाएगा जब आप कहां पर बनाओगे एक्ट वगैरह? पार्लियामेंट में बनाओगे, राइट। सरकार को क्या बोला? एग्जीक्यूशन करो। जीएसटी आया, तो जीएसटी कोई मोदी सरकार में, तो हम गधे हैं, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही सुनते हैं जितना कि आपको फेसबुक पे या ट्विटर पे सुनाया जाता है। हमें पता ही नहीं ना, मोदी जी ने जीएसटी लगा दिया। मोदी जी की औकात नहीं है जीएसटी लाने की भाई। मोदी जी की औकात है कि जीएसटी लाने की? मोदी जी की औकात कोई एक्ट लाने की नहीं है। और मोदी जी क्यों, कल को अगर कांग्रेस आएगी तो राहुल गांधी की भी औकात नहीं है, समझे आप? किसी की भी नहीं है भाई, कोई सी भी पार्टी हो। ये किसका निर्णय है जीएसटी लगाना? हम लोगों का निर्णय था। आपको कि हमको तो नहीं चाहिए। अरे तुमने जिसको चुनकर भेजा ना, वो हां बोलकर आया भाई। तो ये हमने बनाया जीएसटी, मैंने लगाया, आपने लगाया जीएसटी। देश में जीएसटी किसने लगाया? हमने। क्योंकि 544 लोगों ने हां बोला ना, वो आपने तो चूज करके बैठे थे, तो उसको पकड़ो ना कि तूने हां क्यों करा, वहां पर ना क्यों नहीं करा। अगर मेजॉरिटी लोग विरोध करते तो जीएसटी पास नहीं होता। तो क्या सरकार ले आती क्या जीएसटी? क्या मोदी जी लगा देते क्या जीएसटी? नहीं ना। तो इसलिए ध्यान रखो अपनी जिंदगी में, कभी भी कोई बोले ना, उसको लगाना है कस के। मोदी जी जीएसटी लेकर आ गए, मोदी जी नहीं लाए जीएसटी। फालतू मोदी जी के सर पे जीएसटी का भांडा फोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जिसके लिए पार्लियामेंट में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन यहां पे सरकार खेल जाती है। जैसे नोटबंदी का था। नोटबंदी कोई एक्ट थोड़ी ना है, एक्ट नहीं है ना, ये एग्जीक्यूशन। क्यों? मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का अधिकार, मॉनेटरी एक्ट मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का अधिकार सरकार को है। एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कई लोगों ने सवाल पूछा, जब हम ये पढ़ाते हैं आपको या फिर एलएलबी में या कहीं पे भी, तो सवाल पूछे सर फिर तो मोदी जी ने नोट क्यों बंद करा? वो भी पार्लियामेंट से पूछ के करना चाहिए था। एग्जीक्यूशन करने का अधिकार किसके पास में? सरकार के पास में। इंप्लीमेंटेशन यानी एग्जीक्यूशन। अब एग्जीक्यूशन करने के लिए अगर आपको कोई पॉलिसी बनानी पड़ती है तो वो सरकार बनाएगी, वो पार्लियामेंट में नहीं बनती है। जैसे देश में इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का राइट, क्योंकि देश को इकोनॉमी को चलाने की ड्यूटी किसकी है? सरकार की, पार्लियामेंट की नहीं है, राइट। सब पार्लियामेंट का काम क्या था? आप इंडस्ट्रियल एक्ट बना देते, वो बनाओ ना आप। लेकिन देश की इकोनॉमी को चलाने का ड्यूटी तो आपने सरकार को दिया ना, तो चलाने के लिए कुछ नियम तो बनाने पड़ेंगे ना। घर चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? पापा की है ना। तो पापा नियम बनाते हैं ना, पापा नियम बनाएंगे, आपको फॉलो करने पड़ेंगे ना। शाम को 7 बजे से पहले घर घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि पापा को आपने क्या दिया? घर चलाने की जिम्मेदारी दी। अब दी तो फिर नियम बनाने का अधिकार मिलेगा। तो फिर इसलिए मोदी जी ने नोटबंदी का अपना अधिकार अपनाया। वहां पर सरकार खेल जाती है बस, इसलिए सरकार पिक्चर में आना चाहती है। और तीसरा अब आता है, सरकार इंप्लीमेंट करना चाहती है, लोग फॉलो नहीं कर रहे। पार्लियामेंट ने बना दिया इंडियन पिनल कोड, अगर आपने किसी का मर्डर करा तो 14 साल की जेल। सर ये किसने बनाया? पार्लियामेंट ने। अब कोई मर्डर करेगा तो 14 साल की जेल होनी चाहिए। इसने मर्डर कर दिया तो इसको 14 साल की जेल हो, ये कौन इंश्योर करेगा? सरकार करेगी। लेकिन ये कह रही मेरी भी तो सुनो। सरकार तो नहीं सुन रही इसकी। क्यों नहीं सुन रही सरकार इसकी? सरकार ने बोला हमें तो बस जिसने मर्डर करा जेल में डालना है। हाय बेचारी कह रही मेरी तो सुनो भाई, मर्डर क्यों करा? वो मार रहा था मेरे को, सेल्फ डिफेंस में करा। सुनी नहीं रही सरकार। तो फिर हमने कहा आपकी कौन सुनेगा? जुडिशरी सुनेगी। जुडिशरी क्यों? ये बहुत जरूरी है, और इसीलिए ना इन सब में सबसे ऊपर जुडिशरी को क्यों रखा गया है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आप जुडिशरी का काम क्या है? वो अपराधी की भी सुनती है, यानी जिसने लॉ का वायलेशन करा उसकी भी सुनेगी, और जिसने इंप्लीमेंट करना है उसकी भी सुनेगी। सरकार से पूछे कि भाई क्यों पकड़ रहे हो उसको? बोले सर देखो पार्लियामेंट ने इंडियन पिनल कोड बनाया था। पार्लियामेंट ने इंडियन पिनल कोड बनाया था, 14 साल की जेल की सजा सुनाई थी, 14 साल की जेल का प्रावधान डाला था अगर कोई मर्डर करे। इसने मर्डर करा, ठीक है, इसलिए हम इसको पकड़कर क्या कर रहे हैं? 14 साल की जेल दे रहे हैं। ये सरकार का तर्क है। ये कह रही सर सेल्फ डिफेंस में मर्डर करा, वो चाकू लेके मेरे पीछे पीछे भाग रहा था, अगर उसको नहीं मारती तो वो मुझे मार देता। अब ये सुन कौन रहा है? ये जुडिशरी सुन रही। अब जुडिशरी को हमने बोला सर आप ना इससे भी ऊपर हो, आप डिसाइड करो कि ये सही है या फिर
जो वायलेशन कर रहा है वो सही। ये अपॉर्चुनिटी देना जरूरी है। इसको हम क्या बोलते हैं लॉ में? इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ जस्टिस। इसको बोला जाता है इक्वालिटी ऑफ जस्टिस, यानी शिट, इसको बोला जाता है इक्वालिटी ऑफ जस्टिस। कोई बात नहीं बेटा, दोबारा बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सुन लो फटाफट से। कुछ ज्यादा नहीं बताया, डाउट्स ले रहे थे इनके, तो दोबारा सुनिएगा। हमारी कंट्री में एक्ट बनाने का राइट किसके पास में है? पार्लियामेंट। तीन स्ट्रक्चर है हमारे पास में। पहला है पार्लियामेंट, ठीक है, दूसरा होता है गवर्नमेंट, ठीक है, और तीसरा होता है जुडिशरी। तो एक्ट बनाने का राइट किसके पास में है? पार्लियामेंट के पास में। उसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसके पास में रहेगी? गवर्नमेंट के पास में। और जुडिशरी का काम है ये इंश्योर करना दैट, अब सुनिएगा जरा ध्यान से, गवर्नमेंट इज नॉट एक्सरसाइजिंग इट्स पावर अगेंस्ट क्या? अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ द लॉ। ये स्पिरिट ऑफ द लॉ क्या होता है भाई? ध्यान से सुनिएगा। क्या ना, जिसके हाथ में बेटा पावर आ जाती है ना, वो क्या बावड़ा हो जाता है। तो जुडिशरी का काम है सरकार के ऊपर नकेल कस के रखना कि तुम करो अपनी पावर एक्सरसाइज, लेकिन अगर हमें लगाना तुमने अपनी पावर को एक्सरसाइज ढंग से नहीं करा, या तुम अपनी पावर को उस पर्पस के साथ एक्सरसाइज नहीं कर रहे जिस पर्पस के साथ पार्लियामेंट ने बनाया था, तो फिर हम लोग अपना डिसीजन देंगे, वो तुमको मानना पड़ेगा। जैसे इंडियन पिनल कोड जब आया ना, उसके अंदर एक प्रावधान था। क्या प्रावधान था? यदि आपने किसी का मर्डर करा तो 14 साल की जेल। उन्होंने नहीं लिखा कि अगर मर्डर सेल्फ डिफेंस में करा तो सजा नहीं मिलेगी, उन्होंने तो सिंपल इतना लिख के छोड़ दिया, अगर आपने किसी का मर्डर करा तो 14 साल की जेल, बात खत्म। इतना सा लिख के छोड़ दिया। अब सरकार सरकार कैसे इंप्लीमेंट करती है? सरकार अलग अलग एजेंसी बनाती है। इंडियन पीनल कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए पुलिस बना दी। पुलिस आपको सजा नहीं दे सकती, सिर्फ आपको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है ना। इसी तरीके से नारकोटिक्स वाले जो अपराध है उनको कंट्रोल करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बना दिया? एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है ना। ऐसे बना रखे ना अलग अलग। इनकम टैक्स की आप चोरी नहीं करो, यानी इनकम टैक्स एक्ट का आप कंप्लायंस करो। सरकार इंश्योर करेगी तो सरकार क्या मोदी जी निकल जाएंगे क्या लाठी लेके इंप्लीमेंट करवाने? मोदी जी थोड़ी निकल जाएंगे। इंप्लीमेंट करने के लिए एजेंसी तो बनानी पड़ेगी ना। जीएसटी के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट बना दिया, कस्टम के लिए कस्टम डिपार्टमेंट बना दिया, सब बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। इनका काम ही क्या होता है? इनका काम है जो जो एक्ट पार्लियामेंट ने बनाए उन सबको इंप्लीमेंट करवाना सरकार के बिहाफ पर, राइट। लेकिन इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट कराते समय आपसे आपके अधिकार नहीं छीन सकता, और जिस पर्पस से लॉ बनाया गया उस पर्पस से बाहर नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पे इंडियन पिनल कोड में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि मर्डर अगर आपने सेल्फ डिफेंस में करा तो सजा नहीं मिलेगी, और आज भी नहीं लिखा हुआ है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी गई है, यदि आपने किसी का मर्डर करा 14 साल की जेल होगी। अब पुलिस ने इसने मर्डर कर दिया, पुलिस को तो खाली क्या वो एक्ट पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ने में आ रहा है, 14 साल की जेल, मर्डर करा 14 साल की जेल, मर्डर करा 14 साल की जेल। और सरकार को इंप्लीमेंट करना है, सरकार मतलब पुलिस को इंप्लीमेंट करना है, पुलिस ने उठाकर इसको जेल में डाल दी। अब यार ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। सरकार कह रही है, बोले सब एक्ट में लिखा हुआ है, जुडिशरी बीच में आता है। बोले ऐसे कैसे? हम बताएंगे। हमने पूछा इससे, मैडम क्यों मर्डर किया था आपने? फिर इसने बताया सर सेल्फ डिफेंस में किया था। लॉ, जुडिशरी जो है ना कोर्ट, वो लॉ के पर्पस को समझती है, उसके ऑब्जेक्ट को समझती है। उसने समझा कि यार यहां मर्डर करने पे 14 साल की जेल तब लिखी गई थी जब कोई बिना रीजन के किसी का मर्डर करे। लॉ का पर्पस ये कभी भी नहीं था कि खुद को बचाने के लिए मर्डर मत करना। ये लॉ का पर्पस था क्या? ये किसने बताया? जुडिशरी ने बताया। और जुडिशरी ने उसके स्पिरिट को, उसके ऑब्जेक्ट को समझा। फिर उसने क्या करा? उसने पुलिस को बोला ये इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, इसको बाइज्जत बरी किया जाए। अगर आज जुडिशरी नहीं होती ना तो ये 14 साल जेल में सड़ रही होती। समझे आप? तो जुडिशरी का जो पावर है ना वो किसके ऊपर है? वो सरकार से भी ऊपर है, लेकिन पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है। किसी भी केस में जुडिशरी नियम नहीं बना सकती। समझ गया मेरी बात? जुडिशरी नियम नहीं बना सकती। तो जिन लोगों को यह भ्रम है कि जुडिशरी सबसे ऊपर होती है, गलत। पार्लियामेंट से ऊपर कुछ नहीं होता। सबसे ऊपर कौन है? पार्लियामेंट। क्या होती है पार्लियामेंट? मतलब ये 140 करोड़ लोग हम हैं, 544 लोग हमने रिप्रेजेंट करे, तो देश की जनसंख्या से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। तो और मैं आपको उसका एक और उदाहरण अच्छे समझाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों जुडिशरी
पार्लियामेंट से ऊपर नहीं होती है। कई बार क्या होता है, एक्ट में जो प्रोविजन बना होता है वो गलत बन जाता है, होता है बहुत बार। अब यार एक्ट भी आपकी और मेरी तरह किसी इंसान ने बनाया, कई बार एक्ट गलत बन जाता है, तो सरकार क्या करती है, कोर्ट क्या करती है, अपना फैसला देती है, एक्ट गलत बना हुआ है। नींद आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, भयंकर बोर हो रहे हो हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, कान के आगे साए की आवाज आ रही है, माथे से पसीना आ रहा है, ऐसा लग रहा है सर फोड़ दूं इस आदमी का मैं, ये कब जाएगा ये, तो अपना सर फोड़ लूं, कुछ तो लग रहा होगा, कुछ तो फीलिंग आ रही होगी। ऐसे कैसे हो सकता है, फीलिंग तो कोई ना कोई आती है आदमी के मन में यार, है कुछ कुछ तो हो रहा होगा। बोले हाँ समझ में आ रहा है, ये फीलिंग तो आ रही होगी, तो पर आ तो रही ना फीलिंग, तो समझ में आ रहा है अच्छे से। हाँ, तो क्या ना, कई बार एक्ट गलत बन जाता है, पार्लियामेंट से गलती हो जाती है। जैसे ये मुझे एग्जाम्पल देना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब ठीक है देना पड़ेगा, क्योंकि क्या करें, तुम तो अच्छे बच्चे हो, समझदार हो। जब हम पढ़ते हैं ना तब इमोशनल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। गलती से भी अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसमें से हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इमोशनल हो जाए, तो इमोशनल नहीं, हम जब लॉ पढ़ते हैं ना बेटा, तो इमोशनल होके नहीं पढ़ते हैं। हाँ बेटा, 2022 सिलेबस में है, 2016 के सिलेबस वाली बुक में नहीं है, तो 2016 के सिलेबस में नहीं है, पर घबराओ मत। मैं आपको 2000 अभी जो मैं अभी पढ़ाऊंगा ना आगे चैप्टर्स, 2016 और 22 जो कॉमन है वो पढ़ाऊंगा। ये तो मैं खाली एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो आज का लेक्चर है लास्ट, इसके बाद में अपन वही चैप्टर्स पढ़ेंगे जो चैप्टर्स दोनों में कॉमन है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। एक बात तो ये, दूसरी बात, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आगे जो कॉमन वाले आप एक्ट पढ़ोगे ना उसमें भी काम में आएगा। कॉमन वाले जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे आप, ठीक है ना, जैसे आप सेल ऑफ गुड एक्ट्स पढ़ोगे, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, ठीक है, ग्रेचुटी एक्ट है, और इसके अलावा पीएफ है, ईएसआई है। ये सारे जो एक्ट है ना ये तो दोनों में कॉमन है, और इन दोनों को इन सारे एक्ट को पढ़ते समय जो मैं पढ़ा रहा हूं वो काम में आएगा। तो फिर उधर बीच में रोक के मेरे को समझाना पड़ता, इसलिए आपको यहां समझना जरूरी है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, ये तो वैसे भी आपके कॉमन सेंस वाली चीजें, काम में आने वाली चीजें, इसलिए आपको सुननी चाहिए, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से सुनिए, घबराओ मत, पेशेंस, डोंट लूज योर पेशेंस, ठीक है ना, थोड़ा सा सब्र करो। अब मैं जो बता रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सुनिएगा ध्यान से। कई बार एक्ट से गलती हो जाती है। एक्ट में एक ST SC एक्ट बना हुआ है हमारी कंट्री के अंदर, इमोशनल मत होना, पर्सनली मत लेना, इसको जरा समझना, इसके प्रोविजन को। उस ST SC एक्ट के अंदर एक प्रावधान डाला हुआ था कि भाई अगर कोई भी ST SC जो है उसके साथ में कुछ गलत होता है, कोई भी व्यक्ति उसके साथ कुछ गलत करता है, तो वो तुरंत FIR करवाएगा। वो तो अधिकार सबको है, आप भी करा सकते हो, आप ST SC से हो या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी करा सकता हूं, अगर मैं ST SC से हूं नहीं हूं तो भी करा सकता हूं मैं। लेकिन एक प्रावधान जो था उसमें था कि जैसे ST SC के व्यक्ति ने अगर कोई कंप्लेन करी, तो उस जिसके खिलाफ कंप्लेन करी ना उसको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा, और उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल मतलब बेल नहीं मिलेगी, यानी जितने दिन तक कोर्ट में केस चलेगा ना उस बंदे को बेल नहीं मिल सकती भाई साहब। ये इतनी आया नहीं था, ये तो बहुत सालों से है, भारतीय संविधान जब से बना है तब से है ये तो, कि अगर, अरे मैं बोलूंगा, पहले पूरी बात सुनो मेरी। ST SC के व्यक्ति के साथ अगर आपने कुछ गलत करा और उसने आपके खिलाफ अगर FIR कराई, तो आपको तुरंत अरेस्ट किया जाएगा और बेल और नहीं होगी। अब कोर्ट में केस अगर 4 महीने चल रहा है तो 4 महीने तक आपकी बेल नहीं होगी। 4 महीने बाद अगर आप निर्दोष पाए गए तो आप छोड़े जाओगे, और अगर केस मान लो 2 साल चल गया तो फोकट में आप 2 साल जेल में पड़े रहोगे। अदरवाइज बाकी जो ऑफेंसेस होते हैं उनमें बेल हो जाती है, कुछ एक को छोड़ के, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस वाले केस में बेल नहीं होती है, या मर्डर वाले केस में बेल नहीं होती है, लेकिन नॉर्मल वाले केस में बेल हो जाती है, ठीक है ना। अब भाई साहब नॉन बेलेबल ऑफेंस है, अब जांच में तो टाइम लगेगा, सो लगेगा, कोर्ट में तो महीना भी लग सकता है, और हो सकता है 2 साल में भी नंबर नहीं आए। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला, बोले साहब ये तो गलत बात है, ये तो ऐसे किसी ने भी ST SC माना, उसके साथ गलत हुआ, हमने माना, उसने किसी के खिलाफ FIR कराई, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट भी करना पड़ेगा एक बार तो, लेकिन बेल का प्रावधान तो डालो यार। कल को पता चला कि इंक्वायरी में 2 साल लग रहे हैं, तो 2 साल तक बेचारा जेल में फालतू पड़ा रहेगा, उसका तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, नौकरी पानी चली गई, उसके परिवार में जो बीवी बच्चे पीछे माता पिता है वो बेचारे कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे कम खाएंगे कैसे, वो तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने एक्ट को चेंज करा। कोर्ट ने बोला कि नहीं, अब से अगर किसी व्यक्ति ST SC के व्यक्ति ने ST SC एक्ट के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर केस करा तो उस व्यक्ति को अरेस्ट तो करेंगे, लेकिन अगर कोर्ट को लगा कि सुनवाई के दौरान बेल की जरूरत है तो बेल दिया जा सकता है। भाई साहब जैसे ये फैसला आया, भयंकर पूरा राजस्थान बंद, पूरा इंडिया बंद, और सब सड़कों पर आ गए। को अब देखो यहां पे कैसे पार्लियामेंट ने कोर्ट के फैसले को बदला। पार्लियामेंट ने एक्ट में पीछे जाके, इसको हम लोग बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव,
कोर्ट एक्ट ने, पार्लियामेंट ने रिट्रोस्पेक्टिव जाकर, पहला कि क्या लिखा उसमें मालूम? रिट्रोस्पेक्टिव मतलब जब से एक्ट बना था ना उस वाली तारीख पर जाकर लिखा एक्ट के अंदर कि किसी भी परिस्थिति में कोर्ट इसे बदल नहीं सकता। अब कोर्ट का फैसला क्या हो गया? इररिलेवेंट हो गया, क्योंकि बैकडेट से आपने रिवर्ट कर दिया। नहीं समझ में आई पूरी बात? समझ में आ गई? बैकडेट में जाके पार्लियामेंट ने एक्ट में चेंज कर दिया, तब तो लिखा नहीं था। तब लिखा होता तो सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता ही नहीं। बैक में जाके लिखा कि इस एक्ट के किसी भी प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी चेंज नहीं कर सकता। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो बेकार हो गया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा हजारों बार हुआ है। कभी इनकम टैक्स में हुआ, कभी जीएसटी में हुआ, कभी कुछ में हुआ। सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है जो कि एक्ट के अगेंस्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो एक्ट का स्पिरिट पढ़ता है, वो लॉ का स्पिरिट पढ़ता है। लॉ का स्पिरिट पढ़ने के बाद ही डिसाइड करता है वो कि क्या फैसला होना चाहिए। लेकिन उसने अगर कोई फैसला दिया तो पार्लियामेंट उस फैसले को भी बदल सकती है। समझे आप? तो फिर ऊपर कौन हुआ? पार्लियामेंट हुई या जुडिशरी हुई? पार्लियामेंट। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, पार्लियामेंट पहले नंबर पर आएगी, जुडिशरी दूसरे नंबर पर और सरकार तीसरे नंबर पर। हां, लेकिन वो प्रोसेस के हिसाब से देखें तो सरकार दूसरे नंबर पर है, क्योंकि पहले इंप्लीमेंट होगा, उसके बाद ही पता चलेगा ना वॉयलेशन हो रहा है या नहीं। राइट? सो दिस इज हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशंस, द एक्ट्स आर मेड अप। अब ये जो पार्लियामेंट है, ये जो एक्ट बनाती है, पार्लियामेंट के ऊपर हमने एक चेक लगाया। अब यहां से देखो, इस तरह ध्यान से सुनना बेटा, ये आपके सबके काम की चीज है, नए पुराने सिलेबस से मतलब नहीं है। पार्लियामेंट को भी कंट्रोल करना जरूरी था, क्योंकि पार्लियामेंट तो कुछ भी एक्ट बना देती। पार्लियामेंट में, आप ये तो आपको पता ही है ना, 544 लोग कितने पढ़े लिखे होते हैं, ये तो पता ही है ना आपको अच्छे से, है ना? इतने महान होते हैं कि हमारे देश का एजुकेशन मिनिस्टर भी वो बन जाता है जिसने खुद ने 5वीं पास नहीं करी। रेलवे मिनिस्टर वो बना है जो जिंदगी भर जो है ना बैलगाड़ी में घूमता रहा। तो इसीलिए ये समस्या हमारे देश में है। अब हमें तो पता है, लेकिन अब क्या करें? तो 544 लोगों को एक्ट बनाने का अधिकार है, लेकिन एक्ट बनाने का, बल्कि मैं ऐसे लिखूं, किसी भी मैटर पर एक्ट बनाने का अधिकार है, लेकिन सब्जेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर भारतीय संविधान में उसके लिए प्रोविजन नहीं है तो एक्ट नहीं बन सकता। जैसा मैंने आपको कल बताया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि द गवर्नमेंट मे कलेक्ट और लेवी टैक्सेस ऑन द पॉपुलेशन और सिटीजन ऑफ इंडिया टू रन द गवर्नमेंट, टू रन द कंट्री। इसीलिए जीएसटी एक्ट बना हुआ है और इसीलिए क्या बना हुआ है? इनकम टैक्स। अगर वो नहीं लिखी होती ना लाइन, तो ये सब नहीं बनता। तो पार्लियामेंट को हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बांध दिया। ये बांधना बहुत जरूरी है। अब कल को अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आरक्षण की बात चलती है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि 51% सुपर आरक्षण नहीं हो सकता किसी भी हालत में, 49% सुपर नहीं हो सकता इनफैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कई बार नहीं होता, सरकार स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है वो बार बार उंगली करती है ना। देखो, कभी ब्राह्मणों ने जो है धरना दे दिया, कभी मीणाओं ने धरना दे दिया, कभी जाटों ने दे दिया, कभी अग्रवालों ने दे दिया, कभी वैश्य समाज के लोगों ने दे दिया, कोई ना कोई धरने पे बैठा ही रहता है। अब वो आरक्षण भरते 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 75% पे पहुंच गया भाई। तो एक दिन होगा कि बोले साहब 100% ही कर दो ना, फिर आप 100% कर दो, बात ही खत्म हो गई। फिर हमको बैठाई क्यों रखा है आपने? जब आपको 100% ही करना है, 75 तो कर ही दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, उसने बोला नहीं, 49% से ऊपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकती, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं जा सकता। फिर सुप्रीम, वो तो स्टेट में कर लो आप, सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या बोला? स्टेट में कर लो, लेकिन देश में आरक्षण 49% से ऊपर नहीं जाएगा। 2020 का ही फैसला है सर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। क्योंकि ऐसे तो बोलना पार्लियामेंट, देखो क्या होता है, जो नेता होते हैं इनको अपने से मतलब होता है। ये अगर आप सोचते हो कि आपकी जात का नेता आपके लिए लड़ रहा है तो बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। उससे अपनी राकेश टिकैत किसानों के लिए नहीं लड़ रहा, वो टिकैत कम डकैत ज्यादा है, तो किसानों के लिए नहीं लड़ रहा, असल में नहीं लड़ रहा। उसको तो अपनी सीट चमकानी कि एमपी बन जाऊं, एक बार एमपी बन गया 5 साल तो ऐश करूंगा और उसके बाद जिंदगी भर ऐश करूंगा, पेंशन मिलती रहेगी, 2 लाख रुपए पर मंथ की पेंशन मिलेगी, लाइफ सेट, फैसिलिटी मिलेंगी जो अलग। तुम सोच रहे हो बोले तुम्हारे लिए लड़ रहा है, बेचारे कितने किसान मर गए उसको तो मतलब ही नहीं है। ऐसे पहले एक और राजस्थान में आंदोलन हुआ था ना, अब खैर अभी तो हम क्या डिस्कस करें, वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है। उस वाले आंदोलन में बेचारे इतने लोग मारे गए, इतने लोग, उनकी लाशों को रख के बताओ राजनीति करते रहे। भरी गर्मी, मुझे आज भी याद है 2009 की बात है, भरी गर्मी,
और 3 लोगों को गोली लग गई पुलिस की, वो बेचारे तो दूध लेके जा रहे थे, वो तो आंदोलन में भी शामिल नहीं थे, उनकी लाशों को अपने कब्जे में ले लिया धरने। वो घर वाले कह रहे हैं, बोले साहब दे दो, एक तो पहले ही हम आंदोलन में शामिल नहीं थे। उनकी लाश को 15 दिन तक रखा, गर्मी में सड़ गई लाश, लेकिन जलाने नहीं दिया। सोचो आप, क्यों सरकार से अपनी मांगे बनवाएंगे। उनके घर वाले छोटे छोटे बच्चे हाथ जोड़ रहे हैं कि साहब दे दो, हमारे बाप की लाश दे दो, आग तो लगा दे इसके अंदर, पर नहीं। अब वो किसके लिए लड़ रहे हैं? आपके लिए लड़ रहे थे तो देते ना, इसीलिए कोई नहीं लड़ता। अब फिर बीच में सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भारतीय संविधान के परे कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आप जितने भी लॉ पढ़ने वाले हो ना, जितने भी लॉ, वो सारे के सारे कहां से आएंगे? पार्लियामेंट्री पावर से आएंगे। इसीलिए हमने आपको देखो कल एक चीज लिखी थी, एक लाइन लिखी थी, इट मेंशंस अबाउट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, parliamentary form of the government, and lays down that India shall have independent judiciary. जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, लेकिन गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट रहेगी फॉर मेकिंग ऑफ द लॉ। लॉ के लिए सरकार भाजपा की कांग्रेस से मतलब नहीं होना चाहिए, राइट। आखिरी चीज मैं आपको बताऊंगा, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है शुरू में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन की शुरू की लाइन है, हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। हम सब लोगों ने मिलकर भारतीय संविधान बनाने की एक कोशिश की है, जो कि भारत को सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन मतलब जो सबको सबका आदर करती हो, सबको स्वीकार करती हो, सोशलिस्ट मतलब जो सबका ध्यान रखती हो, सेक्युलर सारे धर्म को मानने वाला, और डेमोक्रेटिक जहां पे सबको अपने अधिकारों को मानने का अधिकार है, रिपब्लिक एंड सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। यानी हमने जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है वो इन 5 चीजों को ध्यान में रखकर बनाया है, सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अब क्या क्या चीजें शामिल है? जस्टिस, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, हर व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? जस्टिस अवेलेबल करवाया जाएगा। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का, अपना विश्वास व्यक्त करने का और अपना धर्म को फॉलो करने का अधिकार दिया जाएगा। इक्वालिटी, हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी। फ्रेटर्निटी, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, भारत की एकता बनी रहे इस बात को भी इंश्योर किया जाएगा। In our Constituent Assembly of this 26 November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this Constitution. 26 नवंबर 1949 को हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में आ पाए। दिस इज हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू पिक्चर। अब मैं यहां रुक रहा हूं थोड़ी देर के लिए। क्यों रुक रहा हूं? क्योंकि ये हमने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक छोटा सा आइडिया दे दिया। अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो 2016 वाले सिलेबस के बच्चे हैं, उन लोगों के सिलेबस में कुछ चीजें नहीं है, और 2022 वाले बच्चों के सिलेबस में कुछ चीजें हैं। यानी पॉइंट नंबर 1 जो है, ये वाला 2016 के सिलेबस में नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ठीक है। तो हम और बाकी जितने भी आपको दिख रहे हैं वो कॉमन है, वो सबके कॉमन है। यानी जिनको मैंने हाईलाइट नहीं करा, मार्क नहीं करा, वो सारे के सारे सबके हैं, चाहे वो ओल्ड सिलेबस के बच्चे हों या न्यू सिलेबस के बच्चे हों, ठीक है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, ये तो मेरे को पढ़ाना ही नहीं है कंपनी सेक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से प्लान करा हुआ है। पहले हम लोग वो वाले लॉ पढ़ाएंगे जो सबके कॉमन है, जिससे कि सबको दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद में आप लोगों का बैच स्प्लिट कर दिया जाएगा। स्प्लिट करने का मतलब है कि जिन लोगों का नया वाला सिलेबस है, सिलेबस 2022, उनकी क्लास अलग चलेगी, उनको हम लोग ये वाला पढ़ाएंगे, उनको हम लोग वेज ऑफ कोड पढ़ाएंगे। और उसी समय एक और बैच चलेगा जो 2000 के सिलेबस वाला होगा, जिसमें हम बच्चों को कौन से पढ़ाएंगे? वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, कल बताया था मैंने, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट एंड बोनस एक्ट, करेक्ट। तो पहले हम लोग वो वाले एक्ट्स लेंगे विच आर कॉमन टू ऑल, जो सबके कॉमन है, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे भी सुन रहे हैं? गुड। अब आप मुझे बताएं पहले, वैसे तो मेरा अपना तो अलग तरीका है, लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि आप कौन से एक्ट्स को पढ़ना पहले पसंद करेंगे? ये जो आप फाउंडेशन में पढ़कर आए हैं वो वाले, या जो आप लोगों के नए हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है, ईपीएफ है, इंश्योरेंस एक्ट है, ये सारे आपके लिए नए हैं जो आपने पहले नहीं पढ़े। ऊपर वाले जो एक्ट है वो आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आप कौन से वाले पहले पढ़ना पसंद करेंगे, बताएं। फैक्ट्रीज एक्ट, अरे
बहुत बढ़िया। बताओ बेटा, जल्दी से बताओ, घबराओ मत, डरो मत। हाँ बताओ बेटा। है जी, बी सेक्शन, इंडस्ट्रियल लॉ। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम आपको लेके चलते हैं सेकंड वाले पोर्शन पे। एक मिनट। चलो, तो अपन चलेंगे फैक्ट्रीज एक्ट पर। अब उसके लिए अपन यहां से निकलते हैं, और ये तो हो गया मॉड्यूल। एक नई फाइल बनाते हैं, इसमें अपन डालेंगे अपने नोट्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, इसलिए स्टडी मटेरियल यहां से देखेंगे, लेकिन पहले आप एक छोटी सी चीज समझिएगा जो आपको पहले पढ़नी है। देखो बेटा, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी जगह जॉब करता है, एम्प्लॉय बनता है ना, एम्प्लॉयमेंट में आता है, तो एम्प्लॉयमेंट में आपको दो तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है बेटा, एम्प्लॉयमेंट में दो तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं, या एम्प्लॉयमेंट में आपको दो तरह के बेनिफिट्स दिए जाते हैं। एक होता है ड्यूरिंग द सर्विस, यानी जिस समय आप जॉब में हैं, ड्यूरिंग द सर्विस। एक होता है आफ्टर रिटायरमेंट। अब यहां पे देखो, रिटायरमेंट में हम सिर्फ रिटायरमेंट शामिल नहीं करते, यहां रिटायरमेंट के अंदर एक वर्ड है सुपर एन्युएशन, आगे बताऊंगा सुपर एन्युएशन का मतलब क्या होता है, वो भी शामिल है, और डेथ भी शामिल है। कहने का मतलब, हम बात कर रहे हैं एक तो जब तक आप नौकरी में है तब, और एक होता है जब नौकरी के बाद, यानी नौकरी खत्म हो गई उसके बाद, अब वो चाहे आपके रिटायरमेंट की वजह से हो, चाहे आपके सुपर एन्युएशन की वजह से हो, चाहे डेथ की वजह से हो, यानी अल्टीमेटली आपकी नौकरी खत्म हो गई। जिस समय आप नौकरी कर रहे होते तब मेनली आपको क्या मिलता है, तब मेनली आपको मिलता है वेजेस, और एक होता है बोनस। ये सुना होगा ना आपने, पापा को या मम्मी को दिवाली पर बोनस मिला होगा, या होली पे मिला होगा, या ईद पे मिला होगा, जो भी बोनस मिलता है। ये बोनस देकर आपका एम्प्लॉयर कोई आपके ऊपर एहसान नहीं करता, सर हमें को भी नहीं पढ़ा, डायरेक्ट एंट्री है, कोई बात नहीं, पढ़ा है तो भी पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। जो बच्चे डायरेक्ट एंट्री से है ना बेटा, उन लोगों को ये नहीं सोचना है कि हम तो फाउंडेशन में ना, ये बच्चे तो फाउंडेशन में पढ़ के आ गए तो सर हमें जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, या नेगोशिएबल पार्टनरशिप एलएलपी, सब ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हम ये मान के पढ़ाएंगे आपको क्लास में कि अपन बिल्कुल जीरो पर है। ठीक है, हाँ तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। आपने अगर हमारे ऊपर छोड़ दिया ना लॉ, तो आप निश्चिंत रहो, मेरी जिम्मेदारी है कि आपके नंबर कैसे आएंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग द वर्किंग, या ड्यूरिंग द जॉब, या ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि वेजेस एंड बोनस के फॉर्म में मिलते हैं। अच्छा, यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है, बोनस देकर कोई आपका एम्प्लॉयर आपके ऊपर एहसान नहीं करता। हमको क्या लगता है, दिवाली आ गई, बोनस दिया हमें, अरे बड़ा अच्छा, कितना अच्छा एम्प्लॉयर है हमारा, देखो हमें बोनस दिया। बोनस देके एम्प्लॉयर ने कोई एहसान नहीं करा, सरकार ने नियम बना रखा है, बोनस तो झकमरा के भी देना पड़ेगा उसको। इसलिए आप ये मत सोचो कि बोनस आपको कोई जो है खैरात में मिला है। इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो तो क्या करता है ना, एम्प्लॉयर चालाक होता है, वो क्या करता है, दिवाली के टाइम पर देता है बोनस। तो एम्प्लॉय को क्या लगता है, मेरा एम्प्लॉयर कितना अच्छा है, देखो दिवाली पर मेरा ध्यान रखा, मुझे बोनस दिया। दिस बोनस इज अ पार्ट ऑफ योर राइट, राइट। एक होता है, अब इसमें और लिखूंगा, एक जो रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं, जैसे ग्रेचुटी। ग्रेचुटी सुना है कभी आपने, क्या होती है ग्रेचुटी? क्यों मिलती है तो, क्यों मिलती है तो, ग्रेचुटी क्यों मिलती है? पीएफ सुना होगा ना, पीएफ मिलता है ना, सुना सबने, पता किसी को भी नहीं। कोई बात नहीं, हम बताएंगे आपको क्यों मिलती है ग्रेचुटी। मिलता है पीएफ या ईपीएफ। ठीक है, ये सारे बेनिफिट मिलते हैं ना। और क्या मिलता है, और क्या मिलता है जी? डीए तो बेटा यही वेजेस में मिलता है, वेजेस डीए के साथ ही मिलती है, इसमें अलोंग विद डीए। अरे बेटा, ये तो सब सैलरी का पार्ट होता है, वेजेस के बहुत सारे नाम होते हैं, डीए के नाम से दे दो, कमीशन के नाम से दे दो, सब ये तो आपको ड्यूरिंग द जॉब मिलेगा या रिटायरमेंट में मिलेगा? रिटायरमेंट बोनस, ये रिटायरमेंट बोनस कौन सा होता है?
नहीं होता, ये यही होता है, ग्रेचुटी ईपीएफ वगैरह ही होता है और कुछ नहीं होता। और बताओ और कुछ नहीं मिलता? क्या देता ही रहेगा कि एम्प्लॉयर आपको? है ड्यूरिंग द नौकरी तो आपको वेजेस मिली, बोनस मिला, रिटायरमेंट पे ग्रेचुटी दे रहा है, पीएफ दे रहा है, ये काफी के ग्रेचुटी होता है आपका इनाम। ग्रेचुटी एक्चुअली इनाम है। पुराने जमाने में क्या हुआ करता था मालूम है? जब कोई आदमी, पुराने जमाने में तो लोग क्या है स्वामी भक्त होते थे, आजकल तो लोग क्या ना, मेरे को तेरी नौकरी जम नहीं रही यार, तू सैलरी कम दे रहा है, दूसरे पे चले गए, दूसरे से तीसरे ने अच्छा ऑफर दिया। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। पुराने जमाने में आदमी क्या स्वामी भक्त होता था, बोले यार मैंने सेठ जी की नौकरी करी है, मैंने 18 साल यहां नौकरी करी है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक यही नौकरी करूंगा, चाहे कोई दूसरा मेरे को 10 लाख रुपए भी दे देगा ना महीने के, तो भी नहीं जाऊंगा। पहले ऐसी स्वामी भक्ति हुआ करती थी। तो आदमी की 60 साल बाद एज हो जाती थी, 60 65 साल जो भी है, अब वो काम करने के लायक नहीं रहा, तो मालिक इनाम के तौर पे देता था कि यार 20 25 साल 35 साल 40 साल तूने मेरे यहां नौकरी करी, मेरा तो विश्वास पात्र रहा, अब तू चूंकि काम करने लायक नहीं रहा, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि तेरे को रिटायरमेंट के टाइम पर कुछ ऐसा दूं कि तू अपना जीवन निकाल सके। तो पुराने जमाने में राजा महाराजा क्या करते थे, एक प्लॉट दे दिया, ऐसे करते ना, एक ये खेत तेरे नाम कर दिया, या ये रियासत, ये जितनी भी रियासतें बनी हुई है इनमें से आधी ज्यादा रियासतें तो खैरात में मिली हुई है कि राजा साहब के यहाँ मैंने 40 साल नौकरी करी, तो उन्होंने बोले साहब दे दो, मैं राजकुमार था, मैं राजा बन गया, मैंने कहा ये मेरा नौकरी पिछले 40 सालों से मेरे पिताजी की सेवा कर रहा था, ये रियासत इसको दे दो। फिर जमींदार आए, वो खेत दे दिया करते थे, राइट। फिर ये आ गए, बढ़िया वगैरह आ गए, तो वो क्या करते थे, वो एक अमाउंट दे देते थे कि भाई ठीक है अब तू नौकरी नहीं कर सकता, ये तू 2 लाख रुपए रख ले, इसको बैंक में जमा करा देना, तेरे को हर साल जो है 20 25 हजार रुपए ब्याज के मिल जाएंगे, उससे तेरा बुढ़ापा चलता रहेगा। तो ये जो इनाम था ना, इसको हमने क्या नाम दिया, ग्रेचुटी। समझ गए आप? एक चीज, पीएफ, पीएफ तो आपने ही जो हर महीने अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा कटवाया इकट्ठा, ये सेविंग है। पीएफ एम्प्लॉयर नहीं देता, पीएफ तो आप ही का पैसा है, जो आपकी हर महीने की सैलरी में से थोड़ा थोड़ा काट के इकट्ठा करके उसने आपको एक साथ दे दिया। और नौकरी के दौरान आपको वेजेस दे रहा है, बोनस दे रहा है। वेजेस क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने नौकरी करी, मेहनत करी। बोनस क्यों देता है? पूरे साल भर जो उसने प्रॉफिट कमाया ना, बोनस है प्रॉफिट का एक हिस्सा। जैसे मैं एम्प्लॉयर हूं, आप सब मेरे एम्प्लॉय हैं, 50 हजार 40 हजार 35 हजार 38 हजार सैलरी बनी हुई, ये तो आपके काम करने की है। अब आप अच्छी मेहनत करोगे तो मुझे भी प्रॉफिट ज्यादा होगा ना। आपने बहुत मन लगाकर काम करा, पूरी दिल लगी के साथ काम करा, और मैं सोच के बैठा था कि प्रॉफिट मिलेगा इस साल, अपना प्रॉफिट होगा 3 करोड़, हो गया 5 करोड़, तो 2 करोड़ में तुम्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना यार, आखिर तुम्हारी मेहनत से तो आया। उस प्रॉफिट का जो हिस्सा मैं तुमको दे रहा हूं वो कहलाता है बोनस। करेक्ट? अब ये दो चीजें तो आप मेरे को दे रहे थे। अब मैं, आप एम्प्लॉय, ये मेरे पास आया, बोले सर एक छोटी सी समस्या है। मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोले सर आप सैलरी तो बहुत बढ़िया दे रहे हो, मेहनत करते तो आप हमें 50 हजार रुपए महीने की सैलरी दे रहे हो, साल में एक बार बोनस भी देते हो। मैंने कहा फिर? बोले सर कल को मैं रास्ते में जा रहा हूँ, ट्रक मेरे ऊपर चढ़ गया, भगवान ना करे ऐसा हो, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे साथ कोई दुर्घटना घट गई, तो फिर मेरे पीछे मेरे बीवी बच्चों का, मेरे माता पिता का क्या होगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? नौकरी के दौरान कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा बात तो देखो उसकी सही है, तो इसे इंश्योरेंस का बेनिफिट भी देना चाहिए ना, नहीं मिलना चाहिए क्या? तो इंश्योरेंस का बेनिफिट भी दिया हमने। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये जो इंश्योरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब ये 3 चीजें मुझे आपको देनी चाहिए, 2 चीजें मुझे देनी चाहिए, नहीं देता मैं नहीं दे रहा आपको। कौन है जो मुझे बाउंड करेगा देने के लिए आपको? मैंने तो बोल दिया, सरकार कहती है कि हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी दे, बोनस दे सालाना, और उसका इंश्योरेंस कराए, और जब वो रिटायर हो तो ग्रेचुटी दे और पीएफ दे। मैं नहीं दे रहा, तो कौन मुझे बाउंड करेगा? कोई ना कोई तो एक्ट चाहिए ना। उस एक्ट, ऐसा कोई प्रोविजन बनाओ जिससे कि एम्प्लॉयर अगर कल को नहीं दे ग्रेचुटी, तो फिर उसके ऊपर क्या हो सके, कार्रवाई। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद हो तो, भारत में ये यहां रट लेना आप अच्छे से ना, बिल्कुल सेट कर लेना। कोई भी गुनाह तब तक गुनाह नहीं माना जाता जब तक कि लॉ में उसे गुनाह नहीं माना गया। समझ गया मेरी बात? आज से 8 साल पहले किसी को, मैंने शायद परसों बताया था, नहीं बताया था क्या? आज से 8 साल 9 साल पहले क्या होता था मालूम है? किसी को ऐसे नजर भर देखना, घूर के देखना नहीं, देखना गुनाह नहीं माना जाता था, राइट। एक होता है ना छेड़छाड़ करना, रेप करना, तो किसी को ऐसे घूर के देखना, ये छेड़ने की कैटेगरी में नहीं माना जाता था। अब मैं इसको देख रहा हूं घूर के, देख रहा हूं, मेरी मर्जी, मेरे को अच्छा लग रहा है तेरे को देखना, देख रहा हूं मैं। अब लेकिन ये मेरे खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती भाई? क्योंकि ये अपराध ही नहीं है, एक्ट में लिखा हुआ ही नहीं है। किसी को घूर के देखना एक्ट में लिखा हुआ ही नहीं है, अपराध है,
तो इसको अपराध नहीं मानेंगे, कोर्ट में चली भी जाएगी तो मेरा कुछ नहीं होगा, कोर्ट कहेगा मैडम ऐसे देखना थोड़ी अपराध होता है। फिर एक लड़की सुप्रीम कोर्ट में गई, बोले साहब ऐसे कैसे कोई भी मुझे देख लेगा, मैं जिसको चाहूंगी वही मुझे देखेगा ना, ऐसे कोई मुझे देख रहा है ये तो गलत बात है, इससे तो मेरा हैरासमेंट हो रहा है। कोर्ट ने कहा बात तो ठीक है, पार्लियामेंट को बोला, बोले एक्ट बनाओ। पार्लियामेंट ने डाला कि 14 सेकंड से ज्यादा अगर किसी को आप देख रहे हो तो ये घूरने की कैटेगरी में आएगा और इसे ऑफेंस माना जाएगा। अब बना ना, लेकिन तब तक जब तक एक्ट में नहीं था तब तक तो ऑफेंस नहीं था ना यार। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ग्रेच्युटी एक्ट नहीं होता ना, तो आज अगर कोई इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं दे रहा ना, आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रेच्युटी नहीं देना ऑफेंस ही नहीं है। लेकिन जैसे ही ग्रेच्युटी एक्ट बन गया तो अब ग्रेच्युटी नहीं देना क्या बन गया, ऑफेंस। और कल को अगर आपका एम्प्लॉयर आपको ग्रेच्युटी नहीं देता तो सजा मिलेगी, इसीलिए एक्ट बनाना जरूरी था। तो ग्रेच्युटी एक्ट बनाना पड़ा, पीएफ एक्ट बनाना पड़ा, वेजेस के लिए वेज कोड, या पुराने वाले जो बच्चे हैं उनको क्या पढ़ना है, पेमेंट ऑफ, अरे वेजेस एक्ट यार, पेमेंट ऑफ वेजेस या पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, ये बनाना पड़ा ना। नहीं बनाते तो अगर कल को कोई इंप्लॉयर आपकी सैलरी नहीं देगा, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। समझ गया मेरी बात। इसी तरीके से बोनस के लिए क्या बना हुआ है, बोनस एक्ट। अगर आपका बोनस एक्ट नहीं बना होता और अगर आपका एम्प्लॉयर आपको बोनस नहीं दे रहा होता, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब एक्ट बन गया ना, तो अब देना पड़ेगा। इंश्योरेंस के लिए क्या बना, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। यदि कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस नहीं कराता तो उसके लिए बकायदा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर एक्ट नहीं होता तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बताया ना अभी, हमारे इंडिया में अगर किसी चीज को लॉ ने ऑफेंस नहीं माना तो उसे ऑफेंस नहीं माना जा सकता। नहीं समझ में आई बात, नहीं आई। आप ऑफेंस किसे मानोगे, किसी चीज के लिए सजा कब दी जाएगी, जब, अरे छोड़ो ना एक्ट को, किसी भी चीज, आपको हम किसी भी चीज की सजा कब देंगे, जब आपने जो करा वो अपराध है, करेक्ट, तभी देंगे ना सजा। अब जो आपने करा वो अपराध है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, कोई ना कोई एक्ट होना चाहिए ना। आपने जो करा वो अपराध है या नहीं, किसी को थप्पड़ मारना अपराध है या नहीं, ये आपके कहने से या मेरे कहने से नहीं होता। इंडियन पीनल कोड में लिखा हुआ है किसी को थप्पड़ मारना अपराध है। यदि आज एक्ट में नहीं लिखा हुआ ना, तो फिर इसको अपराध नहीं माना जाएगा, और अगर अपराध नहीं माना जाएगा तो इसकी सजा भी नहीं दी जा सकती। आगे बात समझ में। अब मान लीजिए आज अगर ग्रेच्युटी एक्ट नहीं होता, करेक्ट, तो फिर उस केस में ग्रेच्युटी देना या नहीं देना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि ग्रेच्युटी एक्ट तो बना हुआ ही नहीं है। अब एक्ट नहीं बना हुआ और आप मेरी इंप्लॉई है, मैं आपको ग्रेच्युटी नहीं दे रहा हूं, तो आप मेरा कुछ नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, कोर्ट में जाओगे, बोले सर देखो इसका एम्प्लॉयर तो ग्रेच्युटी दे रहा है, इसका एम्प्लॉयर दे रहा है, मेरा एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी नहीं दे रहा। आप मुझे कोर्ट में ले गए, कोर्ट पूछेगा, बोले मैडम हम आपको ग्रेच्युटी क्यों दिलवाएं, क्या कोई एक्ट बना हुआ है क्या, बोले सर एक्ट तो नहीं है, तो फिर मेरे को सजा नहीं दिलवा सकते आप। लेकिन ग्रेच्युटी एक्ट बना दिया सरकार ने, पार्लियामेंट ने, करेक्ट, उसमें क्या लिखा हुआ है, हर इंप्लॉयर को ग्रेच्युटी देना कंपलसरी। अब अगर मैं आपको ग्रेच्युटी नहीं दूंगा तो ये ऑफेंस माना जाएगा ना, तो आप मुझे इसकी सजा दिलवा सकते हो ना। इसलिए एक्ट का होना जरूरी है, बिना एक्ट के कंपल्शन नहीं आता। नहीं समझ में आया अभी भी, पक्का कोई डाउट तो नहीं है। देखो अपनी क्लास के अंदर ना एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, कोई भी शर्म लिहाज नहीं करना है, मतलब बिल्कुल बेशरम होकर बैठना है, समझे आप। ये मानो कि नहीं आ रहा तो 6 बार पूछना पड़े तो भी पूछना पड़े, मतलब पूछना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सर क्यों। हाँ 2 महीने बाद मैं आपको डांटूंगा अगर आप गलत सवाल पूछोगे तो, अभी नहीं, क्योंकि 2 महीने बाद तुम उस लेवल पर आ जाओगे जहां पर तुमको सही सवाल क्या है ये पूछना आ जाएगा। अभी तुम सब कुछ पूछ सकते हो। आगे बात समझ में क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। खैर और डिस्कस करेंगे इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर के अंदर। कल से अपन लोग बेटा चालू करने वाले हैं फैक्ट्रीज एक्ट या ग्रेच्युटी एक्ट, दोनों में से एक चालू करूंगा। आपके लिए दोनों ही नए हैं और दोनों सिलेबस में है, पुराने में भी और नए में भी, राइट। चलिए थैंक यू वेरी मच।